Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 22nd of September 2025. 22 सितंबर 2025 का हिंदू एनालिसिस पूरा देखेंगे एक एक करके। प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही आपका कवर्ड रहेगा इस एनालिसिस में। कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट केवल इतनी है कि प्लीज लाइक इट। पता नहीं आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हैं। मैं इतना बोलता हूँ तो भी 50 लोग 25 लोग लाइक कर रहे हो। तो ऐसा मत करो यार, है ना। माता रानी का टाइम चालू हो रहा है। पाप लगाएंगे फिर। तो प्लीज डू लाइक फ्रॉम योर एंड। जो लोग देख रहे हैं वीडियो, जिनको कंटेंट अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा तो एटलीस्ट सजेशन दें। तो लाइक कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो फ्रंट पेज के साथ H1B वीजा फी के ऊपर थोड़ा और क्लैरिफिकेशन यूएस ने दिया है। पहले तो H1B वीजा होता क्या है। तो क्या होता है, जैसे यूएस एम्प्लॉयर जो रहते हैं, जैसे यूएस एम्प्लॉयर मतलब सपोज करो अमेजोन है। अब अमेजोन को कोई वर्कर बुलाना है किसी दूसरी कंट्री से, है ना। अमेजोन यूएस में है, ठीक है, यूएस में रहेगा। उसको कोई वर्कर बुलाना है दूसरी कंट्री से, तो वो जब उस किसी को बुलाएगा, सपोज इंडिया से किसी को बुला रहा है, तो उसको पे करना पड़ता है एक फी। जो वीजा की वो है H1B वीजा, ठीक है ना। तो दैट इज वन थिंग विच यू शुड रिमेम्बर। अब ये जैसे वो आउटसोर्स में भी बुला सकते हैं, जैसे सपोज करो इन्फोसिस से बुला लिया किसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, या टीसीएस से बुला लिया, है ना। तो इस तरीके से ये वीजा फी लगाई जाती है। और ये फिर वो ऑब्वियस सी बात है, अपने क्लाइंट्स को बोलते हैं कि भाई ये टीसीएस को बोलेंगे या विप्रो को बोलेंगे कि आप बियर करो ये कॉस्ट। तो ये सारी चीजें जो है अलग अलग तरीके से शेयर होती है, बट यूएस एम्प्लॉयर्स को पे करना पड़ता है वैसे अमूमन, ठीक है। तो इससे ऑब्वियस सी बात है, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, जो बिजनेस है इंडिया से या दूसरी कंट्रीज से यूएस का, वो थोड़ा कम होगा। लेकिन अब ये चीज क्लैरिफाई उन्होंने की कि ये वीजा फी पुराने एम्प्लॉयर्स, पुराने जो एम्प्लॉयज ऑलरेडी लगे हुए हैं उन पे नहीं लागू होगा। ये जो नया, जो न्यू वीजाज, नए वीजा जो आएंगे उनके ऊपर लगेगा। एक और चीज आपको बता दूं कि यूएस के जो वीजा अलॉट किए जाते हैं इंडिया में, टीचर्स, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ऐसी कंपनीज जो वीजा देती हैं, तो इट इज थ्रू द लॉटरी सिस्टम। याद रखिएगा, ये लॉटरी सिस्टम के माध्यम से ही दिया जाता है। जैसे मैं अपने को आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, जैसे मैं इन्फोसिस में था तो वहां पे भी लॉटरी सिस्टम रहता था। बाकी कंट्रीज के लिए नहीं रहता था, जैसे बेल्जियम में अगर किसी को जाना है, या इस तरीके से किसी कंट्री को, इजिप्ट में जाना है किसी को, तो वहां पे फिर लॉटरी नहीं लगती थी। लेकिन यूएस का अगर वीजा अलॉट होता था तो फिर वो लॉटरी सिस्टम के थ्रू होता था। तो ये एक चीज आप और याद रख सकते हैं कि हाउ द वीजाज टू यूएस आर अलॉटेड थ्रू द लॉटरी सिस्टम, ठीक है। मेक श्योर यू रिमेंबर दिस फैक्ट एज वेल। तो ये वीजा फी जो है, ये नए वीजा के लिए है जो नए लॉटरी साइकिल में अप्लाई होगा, नॉट फॉर द ओल्ड वंस, है ना। क्योंकि आपने देखा होगा कल भी बहुत सारी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज को वो दे दिया था कि सैटरडे तक आपको पहुंचना है यूएस। तो उसमें कई कई लोग बुकिंग कर रहे थे। ये सारी चीजें हो रही, जिनको लग रहा था भाई ऐसा ना हो कि दोबारा आने में फिर उसमें तुरंत उनको वीजा फी देनी पड़ जाए। तो ऐसा नहीं है, इट इज फॉर द न्यू एम्प्लॉयज जो जाएंगे इन द न्यू लॉटरी साइकिल, याद रखिएगा। अगली जो न्यूज है, अब ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। पैलेस्टाइन स्टेट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। इट मार्क्स अ सीस्मिक शिफ्ट फॉर द वेस्ट। वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं एक बहुत बड़ा एक शिफ्ट कर रही हैं इन देयर पॉलिसी टुवर्ड्स पैलेस्टाइन। अभी तक जो था पैलेस्टाइन इसराइल के केस में, बहुत जो वेस्टर्न कंट्रीज थी वो पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज नहीं कर रही थी। बट इस बार जो इसराइल ने वायलेंस किया, स्पेशली इन द गाजा रीजन, और हम आजकल मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें जस्ट दे गेव अ वार्निंग फॉर 15 मिनट्स। 15 मिनट में उन्होंने बोला कि पूरी बिल्डिंग खाली करो। लोग बेचारे अपना चप्पल जूता तक नहीं निकाल पाए यार। और कुछ लोग लेके भाग रहे थे, कुछ लोग ऊपर से फेंक रहे थे। एंड इट वाज समथिंग वेरी टेरिबल टू सी। एंड इसके बाद फिर उन्होंने 10-15 मिनट के बाद उन्होंने बिल्डिंग उड़ा दी। तो दिस इज हाउ दे आर ट्रीटिंग। एंड ऑब्वियस बात है, वायलेंस इज शुड बी प्रोहिबिटेड एट एनी कॉस्ट। वायलेंस नहीं होना चाहिए। आपको जैसे सॉल्व करना है मैटर, आप सॉल्व करिए, बट किसी को मार के, किसी को पीट के, वायलेंस करके आप मत करिए। तो आफ्टर सीइंग दैट, मे बी ऐसे है, ये वेस्टर्न कंट्रीज बहुत ज्यादा पिघलती तो नहीं है, बट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ऑन संडे दे हैव रिकॉग्नाइज्ड द पैलेस्टीनियन स्टेट, इनिशिएट्स सीस्मिक शिफ्ट इन देयर डिकेड्स ऑफ वेस्टर्न फॉरेन पॉलिसी। उनकी फॉरेन पॉलिसी उन्होंने चेंज करते हुए पैलेस्टाइन स्टेट को रिकॉग्नाइज किया है। हालांकि ये चीज इसराइल को पसंद नहीं आएगी डेफिनेटली, लेकिन ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलियन, कनाडा, याद रखिएगा। पोर्चुगल वाज आल्सो टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन स्टेट हुड लेटर ऑन संडे एज, ये पैलेस्टीन, पोर्चुगल भी रिकॉग्नाइज करने वाली थी, तो शायद कर लिया होगा। एंड इजराइल हैज केम अंडर इंटरनेशनल प्रेशर ओवर द गाजा इशू। अक्टूबर 7 2023 से उन्होंने वॉर स्टार्ट किया था हमास अटैक के बाद। एंड उसके बाद से ही ये चालू है।
एंड इट हैज टेकन ओवर 2 years नाउ। 2 साल हो गए हैं, तो काफी ज्यादा लंबा भी चल गया और बहुत ज्यादा वायलेंस भी हो रहा है। थोड़ा सा आपको बता दूं मैं कि एक जो यहाँ पे इसराइल के फॉर्मेशन के लिए एक डिक्लेरेशन का मेंशन किया गया है, 1917 का बैल्फोर डिक्लेरेशन। तो मेक श्योर यू रिमेम्बर दिस एज वेल, इसको लिख भी लो आप लोग। मैं लिख देता हूँ, देखो इसको बोलते हैं बैल्फोर डिक्लेरेशन, बैल्फोर डिक्लेरेशन। ये डिक्लेरेशन काफी इंपॉर्टेंट रहता है जब भी आप पढ़ेंगे इसराइल का फॉर्मेशन। तो 1917 का ये बैल्फोर डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट है। इसमें यूके इन्वॉल्व है, ब्रिटिश और फ्रांस फ्रांस की गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी। और ब्रिटेन ने ये कहा था कि हाँ भाई, एक मतलब जो ज्यूस हैं उनको इस रीजन में जाना चाहिए, इसराइल का जो रीजन है ना। तो दैट इज व्हाट हैज हैपेंड आफ्टर दैट बैल्फोर डिक्लेरेशन, आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। एक आपके लिए छोटा सा सवाल और पूछ लेता हूँ, आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो। आपको जस्ट लिखना है, थोड़ा सा आप गूगल कर लीजिएगा जिसको नहीं पता। एक ट्रीटी है, ट्रीटी लिखिएगा, ट्रीटी ऑफ सेवरस, ट्रीटी ऑफ सेवेरस, ठीक है। तो अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में, तो ट्रीटी ऑफ सेवेरस के बारे में बताइए। दिस इज ए क्वेश्चन टू यू। एक नया चीज आपको पता भी चलेगा, अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे मूव करते देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। स्टेट न्यूज में एक न्यूज आई है, नो कॉम्प्रोमाइज इन द अलमाती केस। तो अलमाती यहाँ पे क्या है, अलमाती इज बेसिकली अ डैम, ठीक है ना। अभी कर्नाटका ने प्रपोजल दिया था कि भाई इंक्रीज करेंगे हाइट ऑफ द अलमाती डैम। तो इसमें तेलंगाना के जो है उन्होंने कहा है कि भाई अ, तेलंगाना काफी इसके अगेंस्ट भी है ना। तो हम देखते हैं क्या है अलमाती डैम का केस। अलमाती डैम एक याद रखिएगा मेजर हाइड्रो इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है, जो कि कृष्णा नदी के अलोंग बना हुआ है, ठीक है ना। तो क्रॉस किसके बना है, कृष्णा नदी के क्रॉस बना हुआ है। बागलकोट डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में ये लोकेटेड है एंड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इरिगेशन, पावर जनरेशन एंड वाटर मैनेजमेंट इन द रीजन, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, इरिगेशन, पावर जनरेशन एंड वाटर मैनेजमेंट बेसिकली इस रीजन में करने का काम करता है। ऑफिशियली इसका नाम लाल बहादुर शास्त्री डैम है, याद रखिए, द नेम ऑफ द डैम इज लाल बहादुर शास्त्री डैम। एंड इसी को अलमाती डैम भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ अ विलेज नियर बाय जिसका नाम अलमाती है, ठीक है। फाउंडेशन स्टोन इसका 1964 में रखा गया था। कंस्ट्रक्शन इसका शुरू हुआ लगभग 1990s के आसपास और थोड़ा जोर पकड़ा, और कंप्लीशन इसका हुआ 2005 में, इनॉग्रेशन और कंप्लीशन। और काफी डिस्प्यूटेड ये है बिकॉज ऑफ द वाटर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना, ठीक है ना। तो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना याद रखिएगा। एंड इसके लिए कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल भी बनाया गया था, जिसके बाद ये डिस्प्यूट जाकर के कहीं ना कहीं थोड़ा सेटल डाउन हुआ, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट यू शुड रिमेम्बर अबाउट द अलमाती डैम एंड द केस एंड ऑल। अभी हाँ, कर्नाटका ने हाइट इंक्रीज करने का कहा है, तो वहां से डिस्प्यूट शुरू हो रहा है। आगे मूव करते हैं। इंडियन एयरफोर्स लेजेंडरी वर्क हॉर्स MiG-21 टू फ्लाई इनटू सनसेट ऑन 26 सितंबर आफ्टर 6 decades ऑफ सर्विस। तो इंडियन एयरफोर्स विल ऑफिशियली रिटायर, याद रखिएगा, इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियली रिटायर करने वाले इनके लेजेंडरी MiG-21 फाइटर जेट्स को। और ये कब रिटायर होने वाला है, तो ये रिटायर होगा 26 सितंबर को। इट विल बी एंड ऑफ नियरली 6 decades ऑफ सर्विस फॉर द एयरक्राफ्ट। 6 डिकेड यानी कि 60 साल की सर्विस के बाद इट वाज नोन एज द इंडियाज वर्क हॉर्स कहा जाता था, ठीक है। तो दैट इज द थिंग विच यू शुड रिमेम्बर। 1963 में MiG-21 जो इंडक्ट हुआ था, मतलब इंडियन एयरफोर्स में आया था, तो 1961 में आया था। एंड इट इट वाज इंडियाज फर्स्ट सुपरसोनिक फाइटर, याद रखिएगा, इंडिया फर्स्ट सुपरसोनिक फाइटर। सोनिक तो आपको पता हो गया ना, सुपरसोनिक और ये सब क्या होता है। नॉर्मली आपको पता है कि जब 1 मैक से कम स्पीड का कोई फाइटर जेट है, या कुछ भी, कोई किसी की स्पीड अगर 1 मैक से कम है, 1 मैक मतलब साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। तो 1 मैक से कम अगर स्पीड है तो वो कहलाती है सबसोनिक। 1 मैक के बराबर स्पीड है तो कहलाती है ट्रांससोनिक। एक से एक से आई थिंक 5 है तो आप बोलते हैं आपका सुपरसोनिक, और अगर 5 से ज्यादा है तो बोलेंगे हाइपरसोनिक, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं हाउ द सुपरसोनिक एंड दीज थिंग्स आर वर्किंग। बट ये स्पीड ऑफ साउंड के बराबर होते हैं, स्पीड ऑफ साउंड से ली जाती है, ठीक है। तो ये आया था, याद रखिएगा, फर्स्ट आया था ये 1963 में, इंडिया का पहला सुपरसोनिक फाइटर था। एंड इसका पहला स्क्वाड्रन चंडीगढ़ में बना था। निकनेम था फर्स्ट सुपरसोनिक्स, याद रखिएगा, द निकनेम वाज गिवन फर्स्ट सुपरसोनिक्स। तो आप याद रख सकते हैं, इट वाज द बैकबोन ऑफ इंडियन एयरफोर्स। चाहे वो कारगिल का युद्ध हो, चाहे 1965 1971 का वॉर हो, तो काफी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल।
हाँ, तो ये इतना आप याद रख सकते हैं। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में डिस्कस करना है, तो यू कैन मूव अहेड। यहाँ पर आया है एक नया इवेंट जिसको स्पॉट किया गया है एक यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई में। देखते हैं क्या इस इवेंट है ये। तो एस्ट्रोनॉमर्स जो है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई, इन्होंने आइडेंटिफाई किया है एक नया इवेंट विच इज मच मोर पावरफुल देन द जीआरपी। जीआरपी यानी आपका जो वो बर्स्ट होते हैं ना, गामा गामा रे बर्स्ट है ना, जीआरबीज आर गामा रे बर्स्ट। और उसके उससे भी ज्यादा पावरफुल एक इवेंट ईएनटीज यानी कि एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट्स, इन्होंने ढूंढा है एक इवेंट एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट। तो आप लोग को लिखना क्या है हेडिंग में, ईएनटीज एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट। थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। तो एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट्स क्या होते हैं, बेसिकली दे आर पावरफुल देन गामा रे बर्स्ट। एंड ये कैसे होते हैं, एक मैसिव स्टार, जैसे कि अगर एक कोई मैसिव स्टार है, मैसिव स्टार मोर देन 3 सोलर मासेस, मतलब कि जिसका वजन कम से कम 3 सोलर मासेस से ज्यादा हो, ऐसा मैसिव स्टार व्हेन इट वैंडर्स टू क्लोज टू अ सुपर मैसिव ब्लैक होल, जब ये बहुत क्लोजली किसी सुपर मैसिव ब्लैक होल से वो निकलता है, तो वहां पे बेसिकली क्या होता है कि इसकी जो सेंटर है वो एक तरीके से स्पैगेटी शेप की हो जाती है, मतलब वो पूरा उसके बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ दैट ये स्पैगेटी शेप का होने लगता है। जब ये स्पेगेटी शेप का होता है तो बहुत ज्यादा अपने अंदर से एक एनर्जी सोर्स निकालता है, उसी को ईएनटी बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, लेट मी शो यू ऑल्सो, यहाँ से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। साइंटिफिक चीजें थोड़ा ज्यादा कठिन रहती है। देखो लिखा क्या है पहले, ईएनटीज आर पावर्ड बाय एक्रीशन फ्रॉम द डेब्री ऑफ अ मैसिव स्टार एटलीस्ट 3 टाइम्स हैवियर देन आवर सन, है ना। तो ये देख लो, द रिप्ड अपार्ट बाय अ सुपरमैसिव ब्लैक होल। तो ईएनटीज जो होते हैं उनका पावर कहाँ से आता है, बिकॉज फ्रॉम द एक्रीशन फ्रॉम द डेबरी ऑफ अ मैसिव स्टार, जब बहुत बड़ा मैसिव स्टार है जिसका एटलीस्ट 3 टाइम्स हैवियर देन सन है, उसके डेबरी के एक्रीशन से ये बनता है, ठीक है ना। अब ब्लैक होल्स आप सबको पता होगा ब्लैक होल्स क्या होते हैं। एंड जब सुपर मैसिव ब्लैक होल के बेसिकली ये करीब से निकलता है, तो वो क्या होता है कि इसका जब स्टार एक नियर होता है ब्लैक होल इवेंट के, तो इसका आउटर एज जो होता है इट बेसिकली एक्सट्रीम टाइडल फोर्सेस उसमें लगते हैं, जिस कारण से ये फिर डेबरी स्ट्रेच होना शुरू होता है। देखो लिखा है ना, एक्सट्रीम टाइडल फोर्सेस जो कि स्ट्रेच करते हैं, कंप्रेस करते हैं स्टार को, और वो उसको एक लॉन्ग थिन स्पेगेटी लाइक शेप में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी को स्पेगेटीड बोलते हैं, स्पेगेटीड, स्पेगेटी लाइक शेप में चेंज कर देते हैं। एंड इसके कारण एनॉर्मस एनर्जी निकलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं ईएनटी। तो कुल मिलाकर के जो मैंने बताया उतना ही आप याद रखिएगा, ज्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं है ना। तो मास बस याद रखिएगा, 3 टाइम्स मोर देन द सोलर मास उसके डेबरी से ये बनता है। और ये जब किसी सुपर मैसिव ब्लैक होल इवेंट के आसपास से निकलता है, तो फिर उसका टाइडल फोर्स जो है उसको खींच खाच के कंप्रेस करता है, इलोंगेट करता है, उसको स्पेगेटी शेप में कन्वर्ट करता है, और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स निकलती है, एनर्जी निकलती है, जिसको ईएनटी कहा जाता है। ठीक है, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। और यहाँ पे ईएनटीज आर सो पावरफुल दैट एस्ट्रोनॉमर्स नाउ बिलीव दैट दे आर द बिगेस्ट एक्सप्लोजन्स टू हैव टेकन प्लेस सिंस द बिग बैंग। तो बिग बैंग के बाद के सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव इवेंट्स हैं ये। ईएनटीज आर मोस्ट एनर्जेटिक क्लास ऑफ ट्रांजिएंट इवेंट्स yet डिस्कवर्ड। याद रखिएगा, डॉक्टर हिंकल जो है उनको ये क्रेडिट दिया गया है ईएनटी को पता लगाने का। एंड ही वाज सर्चिंग द डेटा ऑफ द गाया स्पेसक्राफ्ट, GAIA स्पेसक्राफ्ट, जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। तो ये भी आप एक फैक्ट लिख सकते हैं कि गाया स्पेसक्राफ्ट किसका है। गाया स्पेसक्राफ्ट है आपको यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, एंड जो जिसने की मिल्की वे को मैप किया है। तो these are things which you can remember. I hope you got clarity. एडिटोरियल पार्ट में मैं इस पेज के कोई इनमें से कोई एडिटोरियल अपन डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना। पहला भी नहीं करेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की तारीफ है, हम बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना। तो दैट इज अगेन अ थिंग विच वी विल नॉट डिस्कस। एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये, कैन टाइमलाइंस बी फिक्स्ड फॉर द गवर्नर्स। नाउ दिस आर्टिकल इज ऑन द गवर्नर्स। अभी रिसेंटली आपको पता है प्रेसिडेंट ने एक रेफरेंस भी दिया था सुप्रीम कोर्ट को, आर्टिकल 143 के अंतर्गत। आर्टिकल 143 में रेफरेंस देता है ना, प्रेसिडेंट कोई सजेशन मांगता है सुप्रीम कोर्ट से, तो आर्टिकल 143 से मांगता है। तो उन्होंने कहा था भाई की एक बात बताओ, प्रेसिडेंट ने कहा कि इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 200 एंड 201 थोड़ा करके हमको बताओ, ठीक है। और ये चीज आई कहाँ से, ये चीज आई थी 2025 का जो जजमेंट था तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर का जो केस था, उसमें जो कोर्ट है उसने 3 महीने का टाइमलाइन दिया था फॉर द गवर्नर्स एंड प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन द स्टेट बिल। स्टेट बिल पे एक्ट करने के लिए 3 महीने का टाइमलाइन दे दिया था। एंड गवर्नर्स को ये कहा था कि भाई आपको अगर बिल दोबारा स्टेट लेजिस्लेचर ने पास कर दिया तो फिर आपको उसमें असेंट देना ही देना है, उसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना।
सेंटर ने क्वेश्चन किया कि भाई कोर्ट के से क्या कोर्ट के पास पावर है कि वो टाइमलाइन फिक्स कर सके, जो कि टाइमलाइन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी है, तो क्या टाइमलाइन फिक्स करने का पावर कोर्ट के पास है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है देख लेते हैं। आर्टिकल 200 बोलता है गवर्नर के पास चार ऑप्शन है, या तो असेंट देगा, या तो विदहोल्ड करेगा असेंट, विदहोल्ड करेगा तो बिल फेल हो जाएगा, या तो वो बिल को रिटर्न करेगा फॉर द रिकमेंडेशन, है ना। रिकमेंडेशन के रिटर्न करेगा तो भी अगर पास होकर दोबारा आता है तो उसको देना ही देना पड़ेगा। इसके अलावा रिजर्व कर सकता है बिल को फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, ठीक है ना। अब ये सारे ऑप्शन गवर्नर के पास है। लेकिन कुछ केसेस हैं, शमशेर सिंह 1974 का केस है जिसमें ऑलरेडी ये बोला गया था कि गवर्नर को एक्ट करना ही करना है ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। भाई गवर्नर इंडिपेंडेंट तो एक्ट नहीं करता, उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस में काम करना होता है। और दूसरी चीज की, अगर आपने रिटर्न किया है और बिल दोबारा से पास हो गया लेजिस्लेचर में वही बिल, तो गवर्नर को फिर असेंट देना ही देना है। फिर आप ये नहीं बोल सकते नहीं अब मैं रिजर्व कर देता हूँ इसको, ऐसा नहीं बोल सकते। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई टाइमलाइन नहीं प्रोवाइड किया है गवर्नर की असेंट के लिए या गवर्नर के डिसीजन के लिए, लेकिन इसमें फ्रेज लिखा है एज सुन एज वॉज पॉसिबल, ठीक है। कई कमीशन ने रिकमेंडेशन भी दिया था, जैसे सरकारिया कमीशन 1987 में आई थी, उसने रिकमेंडेशन दिया था कि गवर्नर का डिस्क्रिप्शन जो है वो केवल रेयर से रेयर केस में रहता है, ठीक है ना। एंड प्रेसिडेंट शुड ऑल्सो डिसाइड द बिल ऑन विद इन 6 मंथ। तो सरकारिया कमीशन ने 6 महीने की टाइमलाइन दी हुई थी प्रेसिडेंट के लिए। कुंची कमीशन ने भी कहा था भाई कि गवर्नर को भी 6 महीने में बिल डिसाइड कर लेना चाहिए। अब सेंटर का क्या स्टैंड है? सेंटर कहता है भैया आर्टिकल 163(1) और 163(2) के तहत गवर्नर के पास डिस्क्रिशन होता है, एंड हिज डिस्क्रिशन इज फाइनल एंड बियॉन्ड द कोर्ट्स स्क्रूटनी, है ना। आर्टिकल 163 जब आप पढ़ेंगे तो वाकई उसमें इस उसकी लैंग्वेज इस तरीके से है कि कोर्ट जो गवर्नर का डिस्क्रिप्शन खुद गवर्नर डिसाइड करता है, ठीक है ना। तो दैट इज समथिंग विच इज वेरी यूनिक। एंड कोर्ट्स कैन नॉट इम्पोज टाइमलाइंस विच आर एब्सेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सेंटर का कहना है। प्रेसिडेंट के लिए भी टाइमलाइन आप नहीं दे सकते, इट इज ऑल्सो नॉट मेंशन, तो आप नहीं दे सकते। और ये डिस्प्यूट है बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नर एंड प्रेसिडेंट शुड बी रिजॉल्व पॉलिटिकली, नॉट थ्रू जुडिशली, है ना। जुडिशली नहीं, पॉलिटिकली इसको रिजॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज व्हाट हैज बीन मेंशन। हालांकि कोर्ट का ये कहना है भाई, अपोजिशन का कहना है कि इस तरह के डिले अगर होंगे तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिलेज नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब क्या है, फिर चीफ मिनिस्टर का मतलब क्या है, फिर स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब क्या है, अगर गवर्नर को हर बिल रोकना ही है और हर बिल प्रेसिडेंट के पास ही लेके जाना है तो, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट हैज बीन देयर। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये कि गवर्नर ऑफिस का बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइजेशन किया जा चुका है, सेंटर बहुत ज्यादा यूज करता है, मिस यूज करता है इसको, है ना। एंड दिस इज व्हाट हैज बीन द केस, वही चीज देखी गई है। फेडरलिज्म जो है काफी बेसिक स्ट्रक्चर है, एंड फेडरलिज्म मेंटेन नहीं रह पाएगा अगर इस तरीके से सेंटर गवर्नर के थ्रू स्टेट लेजिस्लेचर में एंट्री इंटरफेरेंस करेगा तो, है ना। एंड गवर्नर का रोल जो होना चाहिए वो स्टेट ऑटोनॉमी को इरोड नहीं करना चाहिए, बिकॉज फेडरलिज्म इफेक्ट होता है पूरा का पूरा। दिस इज व्हाट हैज बीन देयर, एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी। 2025 के जजमेंट में क्या हुआ था? 2025 के जजमेंट में कोर्ट ने कहा कि गवर्नर के पास कोई डिस्क्रिशन नहीं है आर्टिकल 200 के अंतर्गत, है ना। एंड सिंपल सी बात है, उसको अगर अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे ही मैक्सिमम काम करना है, डिस्क्रिशन इज वेरी रेयर, है ना। सिंपल सिंपल चीज है। सेंटर एंड गवर्नर को 3 महीने की टाइमलाइन दी गई थी कि भाई आप 3 महीने में स्टेट के बिल को आप पास करें, या जो भी करना है आप करें, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड इन द केस। अब वही चीज है जो बार बार आ रही है, बट पूरा सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया। हाउ डिफरेंट आर सुपर कंप्यूटर्स टू द नॉर्मल कंप्यूटर्स? तो सिंपल सी बात है, इस आर्टिकल में सुपर कंप्यूटर्स के बारे में है, मैं आपको बताता हूँ। सुपर कंप्यूटर आप सब जानते होंगे कि जायंट कंप्यूटर्स होते हैं फॉर सॉल्विंग लार्ज कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, हैवी प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व करने के लिए। बिटकॉइन और माइनिंग वाइनिंग में भी सुपर कंप्यूटर्स का ही यूज किया जाता है। दे आर यूज्ड इन वेदर फोरकास्टिंग, न्यूक्लियर सिमुलेशंस, मॉडलिंग द अर्ली यूनिवर्स, ये सब बड़े बड़े काम होते हैं, ये करते हैं। इनका सिंपल जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, याद रखिएगा। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है पैरेलल कंप्यूटिंग। पैरेलल कंप्यूटिंग मतलब कि थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ प्रोसेसर्स, बहुत सारे प्रोसेसर्स, थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर्स, मिलियंस ऑफ प्रोसेसर्स जिनको कोर कहा जाता है, दे वर्क साइमल्टेनियसली ऑन स्मॉलर पार्ट्स ऑफ अ प्रॉब्लम, ठीक है ना। एक प्रॉब्लम को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, फिर क्या करते हैं, मिलियंस एंड थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ प्रोसेसर्स जो हैं वो हर प्रॉब्लम के पार्ट में काम करके उसको तुरंत जल्दी से सॉल्व कर ले, इस कारण से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो कंबाइंड सोल्यूशन जो होता है वो काफी फास्ट होता है देन वन प्रोसेसर।
नॉर्मली सिंगल प्रोसेसर का कंप्यूटर आपके पास है ना, सपोज सपोज करो, या दो प्रोसेसर का कंप्यूटर आपके पास है। अब एक जगह थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ प्रोसेसर्स हैं, तो कौन फास्ट होगा? ऑब्वियसली बात है, थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ वाला। ठीक है, तो इसके जो कंपोनेंट्स हम देख लेते हैं। तो प्रोसेसर्स में जीपीयू होता है, जो सीपीयू होता है, जो कि हैंडल करता है जनरल टास्क। जीपीयू होता है, जो ग्राफिकल यूनिट होती है, वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस को हैंडल करती है ना। नोड्स होते हैं, नोड्स मतलब ग्रुप ऑफ प्रोसेसर्स विद मेमोरी लाइक मिनी कंप्यूटर्स। तो मिनी कंप्यूटर्स का ग्रुप, एक तरीके से उनको नोड्स कहा जाता है। एंड थाउजेंड्स ऑफ नोड्स होते हैं सुपर कंप्यूटर में। हाई स्पीड नेटवर्क होता है, कनेक्टेड नोड्स होते हैं विच आर मच मच फास्टर देन द इंटरनेट एंड ऑल। इसके अलावा ईच नोड हैड इट्स मेमोरी ऑल्सो, ठीक है ना। काफी हीट जनरेट करते हैं ये, इसलिए इसमें वाटर पाइप्स का यूज भी होता है, रेफ्रिजरेशन कूलिंग सिस्टम का भी यूज होता है। दे कैन कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी इक्विवेलेंट टू अ स्मॉल टाउन, एक स्मॉल टाउन के बराबर इलेक्ट्रिसिटी ये करते हैं। ठीक है, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। सॉफ्टवेयर की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कि शेड्यूल करता है, टास्क मैनेज करता है, मेमोरी को, ये सारी चीजें। पैरेलल प्रोग्रामिंग जो कि इसका बेसिक प्रिंसिपल है, वो काम करता ही है। कोई भी सुपर कंप्यूटर होगा, पैरेलल कंप्यूटिंग तो होगी ही होगी, पैरेलल कंप्यूटिंग ही इसमें ही होगी, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एंड यही सारी चीजें हैं। सुपर कंप्यूटर्स इंडिया में कौन कौन से हैं? तो इंडिया में इंडिजिनस एफर्ट शुरू हुई थी कंप्यूटिंग में 1980s में, और सीडैक ने 1988 में स्टैब्लिशमेंट हुआ सीडैक का। सीडैक याद रखिएगा, सीडैक जो है 1988 1988 में स्टैब्लिश हुआ। उसने डेवलप किया था ये परम सीरीज। सबसे पहले परम 8000 जो है वहां से शुरू हुआ, परम 8000। इट वाज अ सुपर कंप्यूटर 1991 में। इसके अलावा नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन 2015 में आया, जिसके बाद इंडिया में भी काफी सुपर कंप्यूटर्स हो चुके हैं। स्पीड भी काफी बढ़ गई है। स्पीड को हम टेराफ्लॉप्स और पेटाफ्लॉप्स में मेजर करते हैं। सुपर कंप्यूटर की स्पीड को पेटाफ्लॉप्स में मेजर करते हैं। मेजर जो सुपर कंप्यूटर्स हैं, एरावत है एक, इंडिया का फास्टेस्ट है, रैंक्ड इन ग्लोबल टॉप 100। सीडैक पुणे ने बनाया है एरावत। प्रत्यूष है, ट्रिपल आईटीएम पुणे में है, एंड इट इज वेदर एंड क्लाइमेट मॉडलिंग। मिहिर है नोएडा में, याद रखिएगा, इट इज ऑल्सो वेदर फोरकास्टिंग। परम सीरीज तो आपको पता ही है। ये सारी चीजें, एप्लीकेशंस जो होते हैं इंडिया में इसके यूज, वो मानसून एंड क्लाइमेट मॉडलिंग, इंडियन ओशन हिमालयन स्टडीज, मॉलिक्यूलर डायनामिक्स, ड्रग डिलीवरी, नैनोटेक, ब्लैक होल्स का सिमुलेशन, ग्रेविटेशनल वेव्स, गैलेक्सीज, डिफेंस सिमुलेशंस, एआई ट्रेनिंग, ये सारे इसके काम होते हैं। फ्यूचर की बात करें तो अब क्वांटम कंप्यूटिंग और न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग, ये सारी चीज। न्यूरोमॉर्फिक मतलब ब्रेन से इंस्पायर्ड होकर के उसको उसका ब्रेन जैसा रियल उसको टेक देने की कोशिश है सुपर कंप्यूटर को। बट जो कोर प्रिंसिपल है वो हमेशा पैरेलल कंप्यूटिंग ही रहेगा। ठीक है, तो ये भी एक चीज है जो कि आपको मेंशन बताई गई है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। नई बुक अरुंधति रॉय की है, मदर मैरी कम्स टू मी। इसका रिव्यू आया था, कह रहे हैं इनक्रेडिबल बुक है, ये सारी चीजें याद रखिएगा। रशियन मिलिट्री प्लेन एंटर्ड द एयर स्पेस ओवर बाल्टिक सी, जर्मनी का कहना है। बाल्टिक सी के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, बाल्टिक सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज। तो बाल्टिक सी इज बॉर्डर्ड बाय डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, जर्मनी, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रशिया एंड स्वीडन। ये 9 कंट्रीज हैं, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, जर्मनी, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रशिया एंड स्वीडन, है ना। तो आई थिंक 8 कंट्रीज हैं, 8 9 जो भी है देख लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये आपको बाल्टिक सी है, यहाँ से आप देखेंगे इधर जर्मनी है, पोलैंड है, नीचे कैलिनिनग्राड का पार्ट है रशिया का, लिथुआनिया है, लातविया है, एस्टोनिया है, इधर साइड आपका रशिया बता ही दिया, फिनलैंड है, ऊपर से आपका फिर इधर स्वीडन है ना, और इधर डेनमार्क है। तो दीज आर द कंट्रीज विच आर टचिंग द बाल्टिक सी। बाल्टिक सी के इधर आपको गल्फ ऑफ फिनलैंड भी दिखेगा। गल्फ ऑफ फिनलैंड कवर्ड है किससे? ऊपर फिनलैंड है, इधर साइड रशिया है, देन नीचे एस्टोनिया है, और इधर बाल्टिक सी है। तो ये भी थोड़ा देख लीजिएगा। लैंड आइलैंड्स भी आपको दिख रहा होगा, है ना। और यहाँ पे गल्फ ऑफ रीगा दिख रहा है। गल्फ ऑफ रीगा में कहाँ है? एस्टोनिया और लातविया, एल्स्टोनिया और लातविया। लातविया में की कैपिटल भी रीगा है, इसलिए उसको रीगा बोलते हैं, गल्फ ऑफ रीगा। ठीक है, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ये आपको समझ में आ गया होगा। और कल के मैच को इंडिया ने अच्छा जीत लिया। तो तालिबान ने रूल आउट किया है बागरम बेस का। ट्रम्प, अब डोनाल्ड ट्रम्प ने भी कहा था अफगानिस्तान को, कल परसों ही बोला था कि हमको बागरम एयर बेस चाहिए, विच वाज द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा एयर बेस था अफगानिस्तान में, अमेरिका का। 2021 में ही खाली किया उन लोगों ने। अफगानिस्तान ने बिल्कुल मना कर दिया है, तालिबान ने, कुल मिलाकर के, कि हम अफगानिस्तान की 1 इंच जमीन नहीं देंगे। बागरम एयर बेस तो भूल जाओ, बागरम, BAGRAM। तो अगर लोकेशन में आया तो आपको याद रहना चाहिए बागरम कहाँ पे है, बागरम एयर बेस। तो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। Please do like, share, subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.